चलिए शुरू करेंगे एक बार फिर से हमारे डेली करंट अफेयर के सेशन को। आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज हम यहां पर 28 अप्रैल के सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक करंट अफेयर आराम से सुनिए, एंड तक सेशन को देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, चेकआउट कीजिए क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को। तब तक हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ और शुरू करते हैं 28 अप्रैल का हमारा करंट अफेयर का सेशन। देखिए, रघु राय का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रघु राय की बात करें तो यह बहुत ही फेमस फोटोग्राफर है। इनका जन्म तो 1942 में पाकिस्तान क्षेत्र में हुआ था। वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र, उस वक्त इंडिया का पार्ट था। वर्तमान में ये दिल्ली में रह रहे थे रघु रॉय। 83 ईयर की एज में इनका निधन हो गया। काफी सारी उपलब्धियां इनके नाम हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जो है ना 1965 में की थी, एक फोटोग्राफर के रूप में। द स्टेटमैन न्यूज़पेपर नाम का एक न्यूज़पेपर था, वहां पर इन्होंने ज्वाइन किया। अलग अलग ग्रुप्स में इन्होंने फोटोग्राफी करी। फाइनली भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि 1984 में हुई थी, आप सभी को पता होगा इसके बारे में। इंडिया में सबसे बड़ी ये एक इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है आज तक के इंडिया के इतिहास में। अगर हम भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात करते हैं ना, तो 2-3 दिसंबर 1984 भोपाल में यूनियन कार्बाइड का एक प्लांट है, जहां पर एक गैस का रिसाव होता है जिसका नाम है MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। और इस गैस के रिसाव के कारण भोपाल में रातों रात काफी सारे लोगों की डेथ हो जाती है, क्योंकि जहरीली गैस थी। तो काफी सारे लोग मरते हैं, हजारों की तादाद में। हालांकि गवर्नमेंट का डेटा कम है, लेकिन यहां पर काफी सारे लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये भोपाल गैस ट्रेजेडी पर काफी अच्छी इन्होंने फोटोग्राफी की थी, काफी पावरफुल इन्होंने फोटोग्राफी करी थी। इसी के आधार पर आगे चलकर कला के क्षेत्र में या फोटोग्राफी के क्षेत्र में इनका जो योगदान था, इसके लिए भारत सरकार ने इन्हें 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति थे रघु रॉय, जिनकी 83 ईयर की एज में हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय फोटोग्राफी का एक पिलर माने जाते थे। तो इन्होंने बुक्स भी लिखी है इंदिरा गांधी के जीवन पर। मदर टेरेसा पर इनकी जो बुक है वो काफी फेमस रही है, मदर टेरेसा अ लाइफ ऑफ डेडिकेशन। ये 2005 में आई थी बुक, ये काफी फेमस रही। नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड दिया जा चुका है रघु रॉय को लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में। तो 2019 में यह अवार्ड दिया गया था। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पद्मश्री है, तो इनको पद्मश्री दिया गया 1992 में। रघु रॉय 83 ईयर की एज में हाल ही में इनका निधन हो गया। केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड के तहत हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस जिले के 6 सीमावर्ती गांवों को शामिल किया गया है इस प्रोग्राम में? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये सेकेंड फेज चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि फरवरी 2026 में ही इसके सेकेंड फेज की शुरुआत की गई है, फरवरी मार्च में। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड फेज चल रहा है। इसके तहत हाल ही में जम्मू कश्मीर का जो कठुआ जिला है, इसके 6 सीमावर्ती गांवों को, जिनकी बाउंड्री पाकिस्तान से लगती है, उन गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड में शामिल किया गया है। कठुआ जिले के ये 6 गांव हैं। गांव के नाम यहां पर मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं, लेकिन हमारे लिए जिला इंपॉर्टेंट है। तो जिला कौन सा है? कठुआ जिला। अब इसके तहत किया क्या जाएगा? देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत किया क्या जाता है ये समझो। ये जो प्रोग्राम है ना, इंडिया की जो सीमावर्ती एरिया है, जो हमारी दूसरी देशों से बॉर्डर लगती है, वहां पर जो सीमावर्ती इंडियन विलेजेस हैं, उनको डेवलप करना, उनमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ, सड़कें, रोड कंस्ट्रक्शन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इनको डेवलप करना, ताकि इन गांवों के जो मूल लोग हैं ना, वो वहां से गांव छोड़कर शहरों की तरफ या फिर कहीं और माइग्रेट ना करे। गांव अगर स्ट्रांग रहेंगे तो हमारी जो बाउंड्री है ना, उसको हम सेफ रख पाएंगे, क्योंकि ग्रामीण लोग हमारे हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों में रह रहे हैं, तो वो इंडियन आर्मी के लिए, इंडिया के लिए काम करते रहेंगे हमेशा। एक तो डेवलप होंगे। अब उनको माइग्रेट करने से तभी रोका जा सकता है जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें। आई होप आप समझ पाए होंगे। तो ये जो इनिशिएटिव है ना, इसका मेन एम यही है कि बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मजबूत करना, सभी गवर्नमेंट स्कीम्स की
पहुंच हो, यहां तक सभी गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ इन गांव के लोगों को दिया जा सके। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है और यही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहली बार ये 2022-23 के बजट में शुरू किया गया था। जब पहला फेज लाया गया था ना, तो उसमें केवल चाइना से लगी हुई जो इंडियन स्टेट्स हैं उनके सीमावर्ती गांवों को ही डेवलप किया जा रहा था। सिर्फ चाइना बॉर्डर के जो विलेज हैं, फॉर एग्जांपल जो हिमाचल में हैं, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, शुरुआत में पहले फेज में केवल इनको डेवलप किया जा रहा था। इसका बजट रखा गया था 4800 करोड़ रुपए का, 4800 करोड़ रुपए का। ठीक है, ऑलमोस्ट 662 विलेजेस को डेवलप किया जा रहा था 46 बॉर्डर ब्लॉक्स में। तो ये चाइना से लगी हुई जो बॉर्डर है वहां पर। फिर सेकेंड फेज अभी लॉन्च किया गया, जैसा मैंने आपको बताया 2026 में, और इसमें चाइना को छोड़ के जो अदर बॉर्डर्स लगते हैं दूसरे देशों से, हमारे पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, इनसे लगे हुए जो सीमावर्ती गांव हैं उनको डेवलप किया जा रहा है सेकेंड फेज में। और इसका बजट रखा गया है 6839 करोड़ रुपए। ठीक है, 2028-29 तक के लिए ये योजना है। इसके तहत 1954 विलेजेस डेवलप किए जाएंगे 15 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी के, जो कि हमारी नेबर कंट्रीज से लगते हैं। ओके, तो ये बेसिक है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं अशोक कुमार लाहिड़ी। अभी तक सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर थे, लेकिन सुमन क्या बेरी को रिप्लेस किया है अशोक कुमार लाहिड़ी ने। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन के रूप में ये अपॉइंट किए गए हैं। नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है ना, वो हमेशा भारत के पीएम होते हैं, जो भी रहेंगे। तो अभी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी। यहां पर उपाध्यक्ष की बात हो रही है, तो ये सुमन बेरी थे, लेकिन अब इनको रिप्लेस किया है अशोक कुमार लाहिड़ी ने। भारत सरकार द्वारा नीति आयोग के पुनर्गठन के तहत इनकी नियुक्ति की गई है। अभी देखिए, अशोक लाहिड़ी एक सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। पहले ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं और हमारा जो 15वां फाइनेंस कमीशन था उसके मेंबर के रूप में ये काम कर चुके। तो इकोनॉमिक्स का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, पॉलिसी मेकिंग का काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए इनको नीति आयोग का वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है, उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया है। ओके, तो वाइस चेयरमैन की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं, तो इन्होंने की है। कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक होता है वाइस चेयरमैन के पास, और डे बाय डे के जो काम होते हैं ना, वो वाइस चेयरमैन और सीईओ मिलकर करते हैं। अभी नीति आयोग के सीईओ के पद पर निधि छिब्बर है। पहले बीवीआर सुब्रमण्यम थे, लेकिन रिसेंटली 1 महीने पहले ही वो रिटायर हुए, तो उनको रिप्लेस किया है निधि छिब्बर ने। निधि छिब्बर अभी मतलब अंतरिम सीईओ के रूप में कार्यरत थे। निधि छिब्बर जो पहले सीबीएसई के अध्यक्ष भी रह चुकी है, लेकिन अभी निधि छिब्बर एडिशनल चार्ज संभाल रही है सीईओ के रूप में नीति आयोग में। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को बना था। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। भारत की एक पॉलिसी मेकिंग थिंक टैंक है। योजना आयोग को रिप्लेस करके ये 1 जनवरी 2015 को बना था। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं। वाइस चेयरमैन नियुक्त किए गए अशोक कुमार लाहिड़ी, और सीईओ कौन है? निधि छिब्बर। एडिशनल चार्ज है, जब तक परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता है ये एडिशनल चार्ज है। काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 की मेडल टैली में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो पहली चीज तो यह कि आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहां किया गया? शूटिंग वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन किया गया मिस्र के काहिरा में। ओके, मिस्र की कैपिटल काहिरा में। यहां पर मेडल टैली में पहले नंबर पर रहा है इंडिया। कौन रहा? इंडिया। इंडिया ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं आईएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में। इजिप्ट या मिस्र के काहिरा में इसका आयोजन किया गया। इंडिया ने मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा। इंडिया ने 16 मेडल अपने नाम किए। इन 16 मेडल में हमारे पास 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल आए। ठीक है, तो 5 और 6 11 और 5 16 मेडल हमने जीते। देखिए, हमारे लिए जो गोल्ड लेकर आए उनके नाम पर एक बार नजर डाल लो, क्योंकि कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि किस खेल से संबंधित है, तो हमको पता होना चाहिए। दिव्यांशु देवेंगन और संभावी
क्षीरसागर, ये 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता है। आपको पता है जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं, 499.9 का स्कोर इनका रहा। फिर आती ही है प्राची गायकवाड़, विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड जीता। वंशिका चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता। शिव नरवाल ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता और टीम इवेंट में भी हमें गोल्ड लेकर आए। तो ये 5 गोल्ड हमारे पास आए। 16 मेडल हमने जीते। हमने 71 शूटर भेजे थे, सबसे बड़ी टीम थी इस इवेंट में, पहली बार इंडिया की सबसे बड़ी टीम। 25 कंट्रीज, जो 25 कंट्रीज के अलग अलग शूटर है, उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया था। मेडल टेली में इंडिया पहले स्थान पर 16 मेडल के साथ, 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। सेकेंड पर जो न्यूट्रल एथलीट थे वो रहे 11 मेडल के साथ, और थर्ड पर फ्रांस रहा 6 मेडल के साथ। इंडिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मेडल टेली में पहले स्थान पर है, और ये क्योंकि जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप है तो यहां से इंडिया की ही रैंक पूछी जाएगी, तो इंडिया की रैंक है पहली। आयोजन कहां पर? मिस्र में आयोजन किया गया, काहिरा में। ISSF, ओके, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, पूरे वर्ल्ड में शूटिंग खेलों को रेगुलेट करने वाली संस्था है। शूटिंग खेलों के लिए पॉलिसी मेकिंग संस्था के रूप में काम करती है। हेडक्वार्टर जर्मनी के म्यूनिक में देखने को मिलता है, और लुसियानो रोसी इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं वर्तमान में। डन। आप सभी को यहां पर मैं इंफॉर्म कर देता हूं कि आप सभी के लिए समर सेल शुरू हो चुकी है क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर, तो आप सभी समर सेल का फायदा उठाइए। अप टू 90% तक ऑफ आपको सभी कोर्सेज पर देखने को मिल जाएगा। चेकआउट कीजिए क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को, क्योंकि वहां पर आपको काफी सारी फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ आप वहां पर ज्वाइन कीजिए, काफी सारे फ्री आपको कोर्सेस मिल जाएंगे, तो आप उनको भी चेकआउट कीजिए। और इसके अलावा सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस अभी आपको काफी एफोर्डेबल प्राइस पर देखने को मिल जाएंगे। तो अप टू 90% तक ऑफ, काफी नॉमिनल प्राइस दे, ज्वाइन कीजिए, चेकआउट कीजिए क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को। और कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको क्वेश्चन आता है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। तो चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, समर सेल का फायदा उठाइए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक अप्रैल 2026 में कहां आयोजित की जा रही है? शंघाई सहयोग संगठन SCO, इसकी 2026 में जो एनुअल मीटिंग है ना, ये किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित की जाएगी। तो जिसके पास अध्यक्षता होती है ना, जहां पर एनुअल समिट होती है, तो जितनी भी रिलेवेंट उससे रिलेटेड जो अलग अलग समिट होती है ना, वो सारी की सारी वहीं पर होती है, जो कि एनुअल मीटिंग की अध्यक्षता करेगा। तो क्योंकि 2026 में SCO की एनुअल मीटिंग की अध्यक्षता किर्गिस्तान के पास है, तो बिश्केक किर्गिस्तान में एनुअल मीटिंग आयोजित की जाएगी। इसीलिए SCO के जो डिफेंस मिनिस्टर है, उनकी मीटिंग का आयोजन भी किर्गिस्तान के बिश्केक में किया जा रहा है। तो इस बार किर्गिस्तान SCO की एनुअल मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा है। भारत की ओर से भारत के रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। तो इंडियन डेलीगेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राजनाथ सिंह, हमारे डिफेंस मिनिस्टर। SCO डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित की जा रही है। यहां पर डिफेंस के मुद्दों पर बातचीत की जाती है, रीजनल सिक्योरिटी, टेररिज्म के खिलाफ कैसे हम मिलकर लड़ाई करेंगे, डिफेंस कॉरपोरेशन को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, और कैसे हम जो रीजन है, जो SCO की मेंबर कंट्रीज है, उनके बीच में कैसे पीस को आगे बढ़ा सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जा रही है। आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में किया जा रहा है। देखिए, इंडिया जो है ना 2017 में SCO का मेंबर बना था। वैसे SCO जो संगठन है ना 2001 में बना था ऑफिशियली, उसका हिस्ट्री है, हम उसकी बात करेंगे, लेकिन ऑफिशियली 2001 में आया था। 2017 में इंडिया ने ज्वाइन किया, और इसकी जो 23 SCO समिट थी ना, वो 2023 में इंडिया में आयोजित की गई थी। 23वीं SCO की एनुअल समिट 2023 में इंडिया में हुई थी। 2026 में इस बार किर्गिस्तान के बिश्केक में 26वीं SCO एनुअल समिट का आयोजन किया जा रहा है। दुनिया के 24% जो रीजन है, 42% ग्लोबल पॉपुलेशन है, उसको कवर करते हैं SCO के सदस्य देश। 10 मेंबर कंट्री SCO में, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, बेलारूस, तो 10 मेंबर कंट्री। ओके,
अब देखिए 1966 में सबसे पहले शंघाई 5 बना था। यह बेस माना जाता है एससीओ का। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, इन्होंने मिलकर 5 देशों ने एक रीजनल कॉरपोरेशन ग्रुप बनाया। आगे चलकर 2001 में जब उज्बेकिस्तान जुड़ा तो इसको नाम मिला एससीओ का। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने एक साथ इसे ज्वाइन किया। फिर 2023 में ईरान, बेलारूस इसके पूर्ण मेंबर बने। तो इस तरीके से 10 मेंबर है वर्तमान में एससीओ में। ऑब्जर्वर और डायलॉग पार्टनर्स के रूप में भी देशों को मान्यता दी जाती है, लेकिन फुल मेंबर की जब बात करेंगे तो 10 मेंबर है। पहली एससीओ समिट 2001 में हुई थी चीन के शंघाई में। लास्ट ईयर 25वीं एससीओ समिट का आयोजन चाइना के तेंजिन शहर में किया गया था। 2026 में अब एससीओ समिट का आयोजन किया जाएगा बिश्केक में, जिसकी हमने बात की है, और डिफेंस मिनिस्टर की बैठक भी वहीं पर आयोजित की जा रही है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 के अनुसार पाकिस्तान को अत्यधिक भूख का सामना करने वाले शीर्ष कितने देशों की लिस्ट में शामिल किया गया है? तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 की रिपोर्ट है। इसमें पाकिस्तान को अत्यधिक भूख का, हंगर का सामना करने वाले टॉप 10 कंट्रीज में शामिल किया गया है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस ये एक रिपोर्ट है। देखिए 10 देशों को इसमें शामिल किया गया जो कि बहुत ही गंभीर भूखमरी का सामना कर रहे हैं। उसमें से एक पाकिस्तान है। रिपोर्ट में पाकिस्तान को अफगानिस्तान, नाइजीरिया, यमन जैसे देशों के साथ रखा गया है टॉप 10 में। 2025 में लगभग 11 मिलियन लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल हंगर वाले मतलब सिचुएशन से प्रभावित है। बहुत ज्यादा गंभीर भूखमरी इन देशों में देखने को मिल रही है। मेन रीजन क्या है? 2025 में हेवी मानसून रेन और फ्लड इन देशों में आए, टॉप 10 देशों में, जिससे 6 मिलियन लोग प्रभावित हुए और जो क्रॉप से और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर का वो पूरा बर्बाद हुआ है। इसलिए गंभीर भूखमरी की लिस्ट में है। यह ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि 2026 में 6% का जो इन्फ्लेशन है ना वर्ल्ड में, वो फूड क्राइसिस को और ज्यादा खराब कर सकता है। बेसिक की पॉइंट से और क्लाइमेट चेंज की वजह से बार बार डिजास्टर आ रहे हैं, वो इस साल भी आएंगे। तो ये रिपोर्ट है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। जारी कौन करता है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये मिलकर इस रिपोर्ट को जारी करते हैं। डेटा साझा करते हैं इस रिपोर्ट में, है ना, सभी देशों का या ग्लोबली। 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी और 2026 में ये 10th एडिशन जारी किया गया इस रिपोर्ट का। ग्लोबल हंगर, फूड इनसिक्योरिटी और इन चीजों पर एनालिसिस करता है ये 2 ऑर्गेनाइजेशन, और इस बेस पर एनालिसिस करके ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस को जारी किया जाता है ताकि एहतियात बरती जाए और इन फ्यूचर फूड क्राइसिस को खत्म किया जा सके। गुंटूर नगर निगम को किस संस्था द्वारा वीना में 4था जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो गुंटूर नगर निगम, इसको वीना में 4th जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड दिया गया है यूनिडो के द्वारा। यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जेंडर इक्वलिटी पे काम करती है, अभी हम बात करेंगे इसकी। तो यूनिडो के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है गुंटूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। कहां पर है गुंटूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? तो यह आंध्र प्रदेश की एक नगर निगम है गुंटूर की। अभी वीना में क्या हुआ है कि इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन इन इंडस्ट्री 2026 का आयोजन किया गया और इस दौरान 4th जेंडर इक्विलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड दिया गया। अब गुंटूर नगर निगम को क्यों दिया गया? तो गुंटूर नगर निगम को यह सम्मान इसलिए मिला है क्योंकि इसने विमेन एम्पावरमेंट को सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट से जोड़ा है। तो विमेन को रोजगार मिला गुंटूर नगर निगम के अंडर में, और इन्होंने विमेन को जोड़ा है सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट की मुहिम से। इससे क्या हुआ कि महिलाओं को रोजगार मिला, तो विमेन एम्पावरमेंट बढ़ा। तो इक्विलिटी को बढ़ाने के लिए गुंटूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो काम है, इसके लिए इन्हें 4th जेंडर इक्विलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड दिया गया यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ जो इक्विलिटी है उसके लिए यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो ऐसी उद्योग है जो कि एक ऐसी संस्था है यूनाइटेड नेशन की जो कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देती है और डेवलपिंग जो कंट्रीज है उनमें इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के साथ साथ इक्विलिटी के लिए काम करने वाली संस्था है।
तो यही संस्था अवार्ड भी देती है जिसकी अभी हमने बात की। यूनिडो की स्थापना 1966 में की गई। ऑस्ट्रिया के वीना में ही इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है और गर्ड म्यूलर इसके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल के पद पर है। लंदन मैराथन 2026 में प्रतिस्पर्धी दौड़ में 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी कर इतिहास रचने वाले और एक ग्लोबल रिकॉर्ड बनाने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? तो लंदन मैराथन 2026 लंदन में आयोजित की गई। यहां पर 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। यह है सेबेस्टियन सावे। सेबेस्टियन सावे की बात करें ना तो ये केनिया से आते हैं, ठीक है, केनिया से आते हैं। केनिया एक अफ्रीकी देश है, वहां के धावक है सेबेस्टियन सावे। इन्होंने लंदन मैराथन को 1 घंटे 59 मिनट और 30 सेकंड में कंप्लीट कर लिया। आपको पता है केनिया के एक और धावक का नाम आता है, उन्हीं के पहले, इनके पहले उसके नाम पर या उनके नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, हालांकि उनका निधन हो चुका है अब तो। केल्विन किप्टन उनका नाम था, ठीक है, बहुत ही फेमस व्यक्ति थे मैराथन धावक। तो पहले जो रिकॉर्ड था ना ऑलमोस्ट 2 घंटे का उनके नाम पर था वर्ल्ड रिकॉर्ड। उनको ब्रेक किया है, उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया है केनिया के ही एक नए धावक जिनका नाम है सेबेस्टियन सावे। इन्होंने 1 घंटे 59 मिनट और 30 सेकंड का समय लिया और इन्होंने मैराथन लंदन मैराथन को कंप्लीट किया। तो 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करने वाले वर्ल्ड के पहले एथलीट बने हैं, ये पूरा करने वाले पहले एथलीट बने। रेस के आधे हिस्से को लगभग इन्होंने 1 घंटे 29 सेकंड में कंप्लीट कर लिया था और फिर आखिरी के जो 10 किलोमीटर थे ना उसमें स्पीड बढ़ाई और 2 घंटे के अंदर इन्होंने मैराथन को कंप्लीट किया। केल्विन किप्टन इन्होंने शिकागो मैराथन 2023 को ऑलमोस्ट 2 घंटे 35 सेकंड में कंप्लीट किया था। इसके पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था, ये अब इस दुनिया में नहीं है। केल्विन किप्टन, इनका 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया था और अब इनके रिकॉर्ड को ब्रेक किया है केनिया के ही इन्हीं के देश के धावक सेबेस्टियन सावे ने। तो लंदन मैराथन 1981 में शुरू की गई थी। वर्ल्ड की 6 मेजर मैराथन में एक मानी जाती है। लंदन यूके में आयोजित की जाती है। 42.19 किलोमीटर की मैराथन है, ऑलमोस्ट 26.2 माइल्स, ठीक है। आगे चलेंगे। दुनिया भर में विश्व टैपिर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो पूरे वर्ल्ड में विश्व टैपिर दिवस ये मनाया जाता है 27 अप्रैल को। तो आंसर ले लेते हैं, आंसर बी। अब पहले तो हम इसकी बात करें कि टैपिर क्या है। तो ये एक शाकाहारी स्तनपायी जीव है। नॉर्मली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है ना, मध्य अमेरिका, अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में या सेंट्रल एशिया में ये देखने को मिलता है। तो ऐसी जगह पर साउथ एशिया में या फिर साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका का जो हिस्सा है मध्य अमेरिका, यहां पर ये देखने को मिलता है। पिग जैसा दिखाई देता है लेकिन इसकी आधी सूंड होती है अलग से, तो इसे ही कहा जाता है टेपिर। एक जीव है, शाकाहारी स्तनपायी है। अब दिक्कत यह है कि इनके जो मूल प्रवास है ना वो ह्यूमन इंक्रोचमेंट के कारण, जो हमारे अवैध निर्माण है, हम जंगल काटे जा रहे हैं, उनके कारण इनके मूल निवास खत्म होते जा रहे हैं। तो ये जो प्रजाति है जीव की शाकाहारी स्तनपायी, ये खत्म होता जा रहा है और ये जंगलों को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही, मतलब जो इकोसिस्टम हम बोलते हैं ना उसमें एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ये क्या होता है, जो सीड्स होते हैं ना उनको जंगलों में फैलाने के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो जंगलों के रीग्रोथ के लिए, जंगलों के उगने के लिए ये जीव बहुत जरूरी है। काफी सारे ऐसे जीव है जैसे गिलहरी हो गई है ना, वो भी, गिलहरी की क्या एक बहुत ही कॉमन जो चीज होती है ना, वो बीज इकट्ठा करती है, वो जमीन में गाड़ देती, छुपाती है ताकि मैं बाद में खाऊंगी, और वो भूल जाती। तो उससे क्या जंगल जो बने ना ऐसे जीवों के कारण बने, तो इसीलिए इनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो टैपिर प्रजाति के संरक्षण के लिए अवेयरनेस फैलाना, ये मुख्य उद्देश्य वर्ल्ड टैपिर डे को मनाए जाने का। 27 अप्रैल को यह मनाया जाता है। ये जो जीव है साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में देखने को मिल जाता है। एक बहुत ही प्राचीन स्पीशीज है, जानवर की बहुत ही प्राचीन प्रजाति है। डिफॉरेस्ट्रेशन, इलीगल हंटिंग, इसके कारण इन मरते जा रहे हैं। IUCN की रेड लिस्ट में थ्रेटेंड कैटेगरी में इनको शामिल किया गया है। ओके, तो पिग जैसी बॉडी है लेकिन एक फ्लेक्सिबल सूंड के कारण जाने जाते हैं और रात में काफी एक्टिव रहते हैं।
तो याद रखिएगा, तो कब मनाया जाता है वर्ल्ड टैपिर डे? तो ये 27 अप्रैल को मनाया जाता है। आखिरी क्वेश्चन, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को न्यूजीलैंड के बाजार में कितने प्रतिशत शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी? तो अभी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक बहुत ही ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। पहले तो हम ये समझें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत क्या होता है कि जैसे इंडिया ने साइन किया, अब इंडिया के जो एक्सपोर्टर है ना, जो एक्सपोर्ट करेंगे न्यूजीलैंड में चीजों को, उस पर कस्टम ड्यूटी या तो ना के बराबर लगेगी या पूरी तरीके से खत्म कर दी जाएगी। सेम हम भी रिलीफ देंगे सामने वाले देश को। तो इससे क्या होगा, जो एक्सपोर्टर का जोखिम होता है वो कम होगा, उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो एक्सपोर्ट के प्रति हम बढ़ावा दे पाएंगे और इंडियन जो हम प्रोड्यूसर है उनको एक ग्लोबल मार्केट मिल पाएगा अपना सामान बेचने के लिए। तो अभी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत इंडिया के जो एक्सपोर्टर है ना, उनको न्यूजीलैंड के मार्केट में 100% कस्टम ड्यूटी फ्री मार्केट मिलेगा। 100% शुल्क मुक्त पहुंच इंडियन एक्सपोर्टर को मिल पाएगी। तो ये इंडिया और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए, पता है क्यों? इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये डील आज तक हमने जितने भी देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उसमें सबसे कम समय में ये साइन हुई है। इसकी बातचीत 2024 में शुरू हुई थी और दिसंबर 2025 में हमने इसकी बातचीत को फाइनल कर दिया था। अब फाइनली हमने लागू भी कर दिया। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया के फास्टेस्ट एफटीए मतलब जो मुक्त व्यापार समझौते में जितना नेगोशिएशन का समय लगता है ना, सबसे जल्दी ये पूरी हुई है। मार्च 2025 में टॉक शुरू हुई थी और फाइनल दिसंबर 2025 में ये फाइनल हो गई। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ, मार्च 2025 में शुरू हुई थी तो 9 महीने में फाइनल हो गई और अब हमने इसको लागू किया है। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो इंडियन एक्सपोर्टर्स है ना, उनको न्यूजीलैंड मार्केट में 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। काफी सेक्टर को फायदा होगा, जैसे टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, है ना, जेम्स एंड ज्वेलरी। तो ये हम एक्सपोर्ट करते हैं न्यूजीलैंड को, तो इन सभी को प्रॉफिट मिलेगा और हमने भी न्यूजीलैंड के काफी प्रोडक्ट को प्रॉफिट दिया है। 95% जो प्रोडक्ट हम न्यूजीलैंड से इंपोर्ट करते हैं हम उनको भी छूट देंगे। तो ये इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। न्यूजीलैंड कैपिटल है वेलिंगटन, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है ना। तो ओशनिया रीजन में आता है, वैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप लगता है पर ओशनिया रीजन में आता है। और क्रिस्टोफर लक्सन यहां के प्राइम मिनिस्टर के पद पर है। कैपिटल है वेलिंगटन, न्यूजीलैंड डॉलर यहां पर ऑफिशियल करेंसी है। इजी। तो यहां पर 28 अप्रैल के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। हाल ही में राघव चड्ढा सहित कितने राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया? तो ये 7 एमपी है राज्यसभा के आम आदमी पार्टी के। किस भारतीय वैज्ञानिक को ऑस्कर्स ऑफ साइंस के नाम से प्रसिद्ध ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर अतनु नाथ को। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने? श्रीकांत वेलामकन्नी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है हर साल। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पेमेंट बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है पूर्ण रूप से? तो ये पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। अप्रैल 2026 में किस मिनिस्ट्री द्वारा स्माइल बेगरी सर्वे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो यह है सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय। किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने पैरा शूटिंग खेल का शासन या कंट्रोल इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के हाथ में दिया है? तो यह है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। इसने ट्रांसफर किया है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन को कंट्रोल। दुनिया का पहला स्थायी परमाणु अपशिष्ट भंडार किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो यह है, या किस देश द्वारा बनाया गया? तो यह है फिनलैंड। भारतीय वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश में मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की है जो कि अपना घोंसला खुद बनाती है। इस प्रजाति का नाम है लिम्नोनेक्ट्स मोती झील। किस मुख्यमंत्री को मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो यह है एन चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। इजी। तो ये हमारे करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज। अब हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर।
आगरा घराने का आधुनिक संस्थापक किसे माना जाता है? तो उस्ताद घग्गी खुदा बख्श को आगरा घराने का आधुनिक संस्थापक माना जाता है। भागा और चंद्रा धाराएं हिमाचल प्रदेश के तांडी क्षेत्र में आपस में मिलती है और वहां पर चिनाब नदी बनती है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एम. सयानी ने की थी। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, क्रिश्चियन स्टॉकर किस देश के चांसलर बने हैं? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां स्थापित किया गया? और किस लेखक को डोंगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? 2024। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आराम से नोट करो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, नए क्वेश्चन के साथ, नए करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।